अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है सवाल है पाकिस्तान का और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के बेशुमार अनगिनत मसाइल जो आवाम से जुड़े हैं, लेकिन इन्हीं तमाम मसाइल में जब आवाम की सेहत का जिक्र आता है तो हमें यह दिखाई देता है कि अद्वियात की किल्लत ने आवाम को बेहाल करके रखा हुआ है। जब हम इस मौजू की रिसर्च में जाते हैं और इस बात का अंदाजा करते हैं कि आखिर 75 बरसों में भी अभी तक पाकिस्तान में ये मसाइल क्यों हैं, क्यों एक मरीज को वो अद्वियात नहीं मिल पाती, क्यों एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने से पहले वो जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिल पाती, और किस तरीके से इस पूरी फील्ड के लोग, इस हेल्थ सेक्टर के लोग इस मुश्किल से, इस चैलेंज से नब्रद आजमा हैं और इसका क्या हल निकलेगा, आज ये एक सवाल की सूरत में बना हुआ है उन हुक्काम बाला और इक्तिदार में मौजूद लोगों के लिए और अवाम की जानिब से। ये सवाल है पाकिस्तान का कि आखिर ये मसला कब हल होगा, कब एक मरीज जो है वो सही मायनों में पाकिस्तान में अपनी सेहत को देख सकेगा। तो आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता सकूं आपको कि सवाल है पाकिस्तान का। हम मौजूद हैं आज अल निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस में, जहां पर हमारे साथ मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, फैकल्टी भी मौजूद है और आज ये अवाम भी सवाल करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। तो आइए सबसे पहले मैं अपने पैनल में मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असलम खान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं अल निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस के। आपके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब, आप ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची के। आपके साथ तशरीफ फरमा है जनाब तौकीरुल हक साहब। तौकीरुल हक साहब साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। और आज के हमारे पैनल में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से भी वाबस्ता एक अहम शख्सियत और मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा डॉक्टर नैयर जबीन साहिबा भी तशरीफ फरमा है। आप तमाम मेहमानान का मैं खैर मकदम करता हूं सवाल है पाकिस्तान का में। और अब मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा जनाब तौकीर साहब आपसे, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का ये बड़ा एक बुनियादी मसला है और इस मसले को जब हम समझना चाहते हैं तो अवाम ये नहीं जानना चाहती कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, अवाम ना ही ये जानना चाहती है कि फार्मा इंडस्ट्री क्यों अद्वियात नहीं बना रही, वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब डॉक्टर हमें कोई भी दवाई लिख देता है तो फिर वो केमिस्ट के जरिए हमें क्यों नहीं मिल पाती। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये सेशन रखा है और यकीनन इस वक्त हेल्थ क्राइसिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पहले मैं ये कहूँगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जब से पाकिस्तान बना है वाहिद इंडस्ट्री है कि सैलाब हो, जंग हो, कोविड हो या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो, तो हमेशा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक कदम आगे रही है और हमने तमाम मुश्किल हालात में अद्वियात जो है वो मुहैया रखी हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। और अभी कोविड हम सब ने देखा है अपनी ज़िंदगी में, 2 साल जो कोविड का इम्पैक्ट रहा, कितनी चीज़ें शॉर्ट हुई, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने जान पे खेल के मेक श्योर ये किया कि ना सिर्फ जो इस वक्त अद्वियात हैं वो अवेलेबल हों, बल्कि कोविड से रिलेटेड जितनी अद्वियात थी जो कि पहले हम नहीं बनाते थे वो रिकॉर्ड टाइम में हमने मुहैया की, जिसने बहुत मदद की कोविड से जो है नब्रत आज़मा होने में। अब आपका ये सवाल कि ये क्यों है ये शॉर्टेज, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि सब लोग, आप लोग जानते हैं कि कोविड के बाद और जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो पाकिस्तान के हालात रहे हैं उसकी वजह से सब ने देखा है कि पिछले 2 से 3 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो इन्फ्लेशन आई है, जो कि इस वक्त 40% के आसपास घूम रही है। और इसी तरह जो पाकिस्तान का रुपया जिस तरीके से डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो क्योंकि हमारा जितना रॉ मटेरियल है 90% वो हम इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि प्राइवेट सेक्टर में, जिसकी तमाम अद्वियात की जो कीमतें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब हुआ ये है कि इस अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन की वजह से 262 जान बचाने वाली और एसेंशियल अद्वियात जो कि पहले ही मुनासिब कीमत पे थी,
वो जब इतनी डिवैल्यूएशन हुई है तो इनकी पैदावारी लागत जो है वो इनकी गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा प्राइस है उससे बढ़ गई। यानी अगर एक प्रोडक्ट की कीमत, एक पैदावार उस पर उसकी कीमत 100 रुपये है और उसकी पैदावारी लागत 130 रुपये आ रही है तो इंडस्ट्री काबिल ना रही इस अद्वियात बनाने में। तो ये तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं इन अद्वियात को। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी 2018, उसके तहत ये ऐसी अद्वियात जो पैदावारी लागत जिनकी प्राइस से ज़्यादा हो जाती है, इनको कहते हैं हार्डशिप कैटेगरी की प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट की प्राइसिंग पॉलिसी है, उसके तहत इंडस्ट्री ने ये अप्लाई की कि जी अब हम ये नहीं बना सकते, तो इस पॉलिसी के तहत इन अद्वियात की कीमतों को आप रिवाइज़ करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि हम एक हार्डशिप कैटेगरी में एक बहुत ही जामे किस्म का एक फॉर्मेट होता है, डोजियर है, वो जमा कराया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्राइस इसकी रॉ मटेरियल की अब क्या प्राइस हो गई है, पैकेजिंग मटेरियल कितने का है, लेबर कॉस्ट कितनी है। उसके बाद ड्रैब जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, उसका प्राइसिंग कमेटी का बोर्ड है जिसमें चारों सूबों से हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव होता है, लॉ मिनिस्ट्री का होता है, कि तकरीबन 20 लोगों का बोर्ड होता है जिसने बैठ के ये फ़ैसला करना होता है कि अगर जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। इन शॉर्ट इन तमाम 262 अद्वियात की कीमतें ड्रैप ने जो है रिवाइज़ की और इसको 2023 जनवरी 2023, आज 11 महीने हो गए हैं, कैबिनेट को भेज दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो ये कैबिनेट ने अप्रूव करनी थी ये रिवाइज प्राइसेस। गवर्नमेंट ने आज 11 महीने हो गए इसको अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्राइसिस बढ़ता बढ़ता अब इस लेवल पे आ गया है कि आज मरीज़ मारे फिर रहे हैं। इस वक्त जो शॉर्टेज है, टीबी की अद्वियात पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स नहीं हैं, इंसुलिन नहीं मिल रही, हेपरिन जो कि हार्ट के पेशेंट अगर कोई है, किसी को दौरा पड़ता है तो हेपरिन सबसे पहले यूज़ होती है, मिर्गी की अद्वियात नहीं मिल रही। अब मैं अगर गिनवाना शुरू करूँगा तो बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार लाइफ सेविंग और क्रिटिकल मेडिसिन जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है। हम तैयार हैं, हम तो गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ने ये जो इनकी प्राइस जो मंजूर हो कर चुकी है, इन्हीं की पॉलिसी के हिसाब से अप्रूव हुई हैं, जब तक ये नोटिफाई नहीं होंगी ये क्राइसिस कम होने की बजाय मजीद बढ़ता चला जाएगा। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप या आपके तमाम डॉक्टर्स चाहे अपने प्राइवेट क्लिनिक में या सरकारी अस्पताल में या किसी भी जगह पे मरीज़ को जब अद्वियात लिख कर देंगे और जिस तरीके से इन्होंने गिनवा दी हैं, इतनी सारी अद्वियात और इतने अहम अमराज की अद्वियात मौजूद नहीं है, तो मरीज़ फिर आखिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो तो वापस आपके पास ही लौट के आएगा। देखें, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अद्वियात की ये शॉर्टेज अभी हुई है। हाँ, जहाँ मिसमैनेजमेंट होगी वहाँ पर इस किस्म के इश्यूज़ हर सेक्टर में उठेंगे। तो अब ये है कि ये कोलैबोरेटिव एफ़र्ट है जिसके अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बैठना चाहिए, गवर्नमेंट बैठे, फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठे, डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस यानी हम जो नुमाइंदे हैं वो भी बैठ के इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हर शख्स अपनी अलग अलग उसके ऊपर बयानात और ये वो होना तो ये चाहिए कि ये कोलैबोरेटिव एफ़र्ट के तहत ही हल होगा मसला। अच्छा, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों भी आपने सुना होगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो 400% मेडिसिन्स की कीमतें बढ़ी थीं। उस वक़्त भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हर उस टॉपिक पे आवाज़ उठाती है जहाँ भी पेशेंट सफ़र कर रहे हों, या आपने इसके जब ये स्टार्ट हुआ था तो इस पर भी मैं न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का। इससे पहले जो हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शोरो साहब हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद, वो लोग भी इसी टॉपिक पे बेइंतहा आवाज़ उठा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने ही फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंज क्रिएट कर दिया हो कि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव नहीं कर पा रही है, 11 महीने गुजर चुके हैं? देखें, ये तो गवर्नमेंट के लिए जब हमारे बयानात आते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं,
तो गवर्नमेंट को ख़ुद सोचना चाहिए कि वो भी जो है ना अपनी एक यानी फ्लेक्सिबिलिटी करे, इनके साथ बैठे। और ख़ास तौर पे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से भी कहूँगा कि वो भी जो अब इस मेडिसिन जो साल्ट डेफिनेटली फ्लक्चुएशन आई डॉलर्स की, तो वो अपने साल्ट को जो है जो बाहर से वो मंगवाते हैं उसकी भी वो भी आप ये कहते हैं कि कोलैबोरेटेड जो है ना वो एफर्ट्स होनी चाहिए। यहाँ पे जी तकरीबन 2 साल पहले इसी तरीके से कोई 52 के करीब हार्डशिप केसेस थे, वो भी इसी तरह वो प्रोडक्ट्स थी जो कि अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे काला मोतिया जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, उसकी एक दवा है जिसको एसिटाजोलामाइड है, जो अवेलेबल नहीं हो रही थी और मरीज़ अंधे हो रहे थे क्योंकि उसकी जो प्राइस थी वो इसी तरह उसकी प्राइस बहुत कम थी और उसकी पैदावारी लागत ज़्यादा थी। तो इस तरह वो जो 4 रुपए की प्रोडक्ट थी उसको मेरिट पे ड्राफ्ट ने और कैबिनेट ने अप्रूव किया तो वो 8 रुपए की हो गई, या कोई प्रोडक्ट 10 रुपए की होगी, तो वो परसेंटेज में ऐसे नज़र आता है। हमारा जो पॉलिसी है वो नॉर्मल जो अद्वियात हैं वो CPI से लिंक्ड हैं, यानी हर साल जो CPI फॉर एग्जांपल अगर 10% CPI अनाउंस होता है तो हम 10% के करीब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एसेंशियल ड्रग्स पे 7%। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि अद्वियात में 400% इजाफा हुआ। उन 52 मॉलिक्यूल्स जो कि अवेलेबल ही नहीं थे, और 8 रुपए की जो गोली है वो 80 रुपए की मिल रही थी, और गवर्नमेंट ने जब उसको मेरिट पे 8 रुपए से 12 रुपए कर दिया या 10 रुपए कर दिया, तो वो परसेंटेज में इस तरह नज़र आने लगी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब पिछली गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब ये इसको किया तो वो अद्वियात जो है वो अवेलेबल हो गई, लेकिन उसके बाद ये 262 मज़ीद इसी वजह से फंसी हुई हैं। ठीक है, मैं इसमें जब आपने कोलैबोरेटेड एफर्ट्स की ये बात की है तो यहाँ हमारे साथ अल-निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, असलम खान साहब। सर, जब कोलैबोरेटेड एफर्ट्स की बात होती है तो फिर तमाम शोबेजात, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हेल्थ इंडस्ट्री के अलावा भी जो लोग हैं, क्योंकि ये एक अवामी मसला बन चुका है, तो जब भी कोई ऑपरेशन शुरू होता है डॉक्टर्स के साथ नर्सेस का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो जान बचाने वाली अद्वियात हो, एनेस्थीसिया हो या इस किस्म की चीज़ें हो जिसके बगैर ऑपरेशन ही शुरू नहीं हो सकता, क्या किया जाएगा ऐसे मरहले में? पाकिस्तान कहाँ अपने आप को स्टैंड पे लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि इस दौरान इस टेन्योर में नर्स इतनी क्वालिफाइड हो चुका है, जो नर्स मेल हो या फीमेल हो, को इंशाल्लाह डॉक्टर की शाना बशाना है। पहले चूँकि RN होता था 3 साल का डिप्लोमा था, अब ये 5 ईयर्स प्रोग्राम है। और जितने भी नर्स यहाँ रजिस्टर पाकिस्तान में तकरीबन 502 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरिक BSN कराते हैं, पोस्ट RN कराते हैं, तो हमारे पास नर्सिंग की तादाद इंशाल्लाह बढ़ रही है। हमारी नर्सिंग हर शोबे पे वहाँ खड़ी हुई है। उन्होंने कोविड में हर जगह इन डॉक्टर के साथ होती है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नर्सिंग कहने का मकसद है कि हर जगह डॉक्टर से ज़्यादा वो पेशेंट का नर्स क्या कहते हैं कहने का मकसद है ख्याल करती है। क्योंकि मेरा जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, अगर यही सवाल मैं उस तरफ देखता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स चाहिए होते होंगे या इक्विपमेंट्स चाहिए होते होंगे, तो क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जहां हम ये कहते हैं कि जी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, केमिस्ट हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स चलाने वाले इदारे, वो इसमें अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर थैंक यू इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। अच्छा देखिए, ये जो इम्पैक्ट आया है इस वक्त, इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट आया है। जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी कि फार्मास्यूटिकल के हवाले से, कि जैसे फार्मास्यूटिकल में एक क्राइसिस आया है तो वो पूरे हेल्थ सेक्टर में आया है, जिसमें डायग्नोस्टिक्स भी इन्वॉल्व हैं। अब लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक्स में ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा इक्विपमेंट लग जाता है, हमें उसके लिए रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, हमें उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब जब उसकी इंपोर्ट रुकेगी, वो शिपमेंट जो हमें 20 मिलियन का मिल रहा है वो 40 मिलियन भी बहुत मुश्किल और इंतज़ार के बाद मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका अफेक्ट आएगा। ठीक है, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री 3 लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक में से एक है, हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसको बेयर कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी डायग्नोस्टिक्स हैं वो तो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। वो कंपनीज जिनका ताल्लुक सिर्फ रेवेन्यू से है, फिर नतीजा ये निकलता है कि वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा देखें, जब डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री भी इससे अफेक्टेड होगी ना, तो इसका अल्टीमेटली अफेक्ट जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। एक वो छोटी सी बीमारी या एक छोटी सी इलनेस से लेकर एक कैंसर तक की बीमारी, जो एक छोटे से स्क्रीनिंग टेस्ट से जो है वो डायग्नोस्ड हो जाती है, वो लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है।
हेल्थ जो पहले ये लोगों के लिए लीस्ट प्रायोरिटी है, आप सब करा लेते हैं, आप रेस्टोरेंट चले जाते हैं, आप शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने टेस्ट कराने में हर शख्स सोचता है, वो ऑलरेडी लीस्ट प्रायोरिटी है लोगों की। अगर वो टेस्ट भी महंगे हो जाएंगे तो लोग और टेस्ट कराना छोड़ेंगे, जिसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकलेगा? आप कह रहे हैं कि सिर्फ महंगाई का जो ये तूफान है सिर्फ अद्वियात की फराहमी तक मुतय्यन नहीं है, बल्कि ये पूरे इसने जकड़ा हुआ है पूरे सेक्टर्स को, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हों, चाहे वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर आफ्ताब साहब, फिर मैं सर से भी जानने की कोशिश करूँगा तौकीर साहब से कि इतने बड़े चैलेंज के अंदर क्या फार्मा इंडस्ट्री तन्हाई खड़ी होगी, और इसमें जो मेडिकल एसोसिएशन के जब आप कहते हैं कि सब मिलके इसको हल करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त देगी कि फार्मा इंडस्ट्री के अलावा भी दीगर शोबों के लोग इसमें शामिल हो सकें और ये वाकई एक अवामी मसला है और इसमें सब अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, गवर्नमेंट एक एफ़र्ट तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खामोश बैठी है। आपको पता है कि इमरजेंसी मेडिसिन 11 महीने कह रहे हैं वो अप्रूव नहीं हुए। मेरी एक बात सुन लें, गवर्नमेंट भी एक एफ़र्ट करती है, लेकिन उसका मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसको और थोड़ा जल्दी करना चाहिए। जो एफ़र्ट ऐसा नहीं है, देखें कॉलेज ऑफ फिजिशियन में इस वक्त इमरजेंसी मेडिसिन का एक बाकायदा FCPS हो रहा है। ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ना, क्योंकि इसको एक अलग सेक्टर करके कि इमरजेंसी के अंदर और स्किल्ड लोग पैदा किए जाएं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम भी जब इनकी वो थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड थी तो 52 मेडिसिन पे जैसे बताया कि प्राइस इंक्रीज़ किए थे। अब भी जो है गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फार्मास्यूटिकल के साथ है कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको लाजमी तौर पे उसकी प्राइस को जो है रिवाइज़ करें और उसमें जहाँ तक हो सके वो रेट बिल्कुल बढ़ाएं, क्योंकि ये लोग बनाएंगे कैसे। अच्छा, एक बात और सुनिए, लेकिन मेरी साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वालों से भी दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर्स को फैंसी लिटरेचर देने के बजाय सादे कागज़ पे दें और अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा कर्टेल करें, कंप्रोमाइज़ करें, ताकि पेशेंट जो है ये जो है ना उनके लिए एक आसानी पैदा हो। और साथ ही साथ हमारी एसोसिएशन तो पेशेंट यानी फ्रेंडली एसोसिएशन है, वो हमेशा बोलेगी, और आज भी हम ये कहते हैं कि इस इशू को फौरी तौर पे हल होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल की जो जायज़ डिमांड है बिल्कुल उनको करें। मैंने फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल से भी कि वो अपनी जो डॉक्टर्स को कुछ ऐसे यानी वो फैसिलिटेट करते हैं उसमें कमी करें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। सर, कितनी फार्मा इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ हैं जो बंद हो चुकी हैं पिछले 1 साल में? और ये भी बता दीजिए कि जब अद्वियात नहीं मिल रही लोगों को तो कहीं मार्केट में जाली अद्वियात तो नहीं आ गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम ये देखें कि ये ओवर रेगुलेटेड है। अच्छा, ओवर रेगुलेटेड इस सेंस में कि दुनिया में कहीं भी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या उस जैसे जो इदारे हैं वो कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को, लाइसेंसिंग को, रजिस्ट्रेशन को। यानी जैसे हमारे यहाँ ड्रैप है, उसका सारा रोल जो है ना वो ये होना चाहिए कि अद्वियात अवेलेबल हों, जो लोग नया प्लांट लगा रहे हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, और क्वालिटी को, क्योंकि उनके पास उनके पास पूरी फोर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, प्रोविंशियल भी हैं और फेडरल भी हैं, जो कि ये इंश्योर करें कि हम लोग जो यहाँ अद्वियात बना रहे हैं उनकी आला क्वालिटी की अद्वियात हों। ओवर रेगुलेटेड इस सेंस में है कि दुनिया में कहीं भी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती है अद्वियात की। तो बाकी यूरोप या डेवलप कंट्रीज़ को एक तरफ रख दें, हम हमेशा जो प्राइसेस को कंपेयर करते हैं वो अपनी 2 नेबरिंग कंट्री से करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश। वहाँ पे सवाए WHO की जो प्रोवाइडेड एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, इंडिया में है वो तकरीबन 376 के करीब 376, और बांग्लादेश में उन्होंने और कम करके 150, उसको वो कंट्रोल करते हैं उसकी प्राइसेस को, और वो CPI के तहत अपने फार्मूले के तहत देते हैं। बाकी तमाम अद्वियात जो डी कंट्रोल्ड हैं और उन्होंने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है। तो हम तो यही जंग लड़ते चले जा रहे हैं कि जी हमारे फिर गवर्नमेंट ठीक है,
असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी डीरेगुलेट हो जाना चाहिए, और मार्केट फोर्सेस जब पे आप छोड़ते हैं तो फिर प्राइसेस जो हैं वो इस तरह बढ़ती नहीं है अचानक 262 प्रोडक्ट्स की, फिर मार्केट फोर्सेस खुद डिसाइड करती हैं, कंपटीशन होता है। अभी चलें नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कम से कम उसको तो एडहेयर करें। अब ये जो 11 महीने से फंसा हुआ है, ये हम कोई ये नहीं कह रहे कि अगर आप ये वो आम अद्वियात की प्राइस की इंक्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चीख रहे हैं कि ये 262 जान बचाने वाली और इम्पॉर्टेंट अद्वियात हम नहीं बना पा रहे। आप ही की दी हुई पॉलिसी के तहत आप ही के इदारे ने ओके कर दिया है विद कंप्लीट मैकेनिज़्म कि अब इनकी रिवाइज प्राइसेस ये होनी चाहिए, आप नोटिफाई नहीं कर रहे। तो ये कितना बड़ा आप जुल्म है 24 करोड़ आवाम पे कि उनको एक टीबी के पेशेंट को देखें कैसे मारा फिर रहा है, या जिसको इंसुलिन नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब देख, इनको पता है मेडिकल, हमें डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि खुदा के लिए कुछ अद्वियात ये अवेलेबल करें, लेकिन हम नहीं बना पा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे इसकी कोई वजह नहीं है कि इसको क्यों नहीं नोटिफाई करें, हमें भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अब एक सेकंड, नहीं सॉरी, अब इसका आपका एक सवाल का हिस्सा रह गया। इस वजह से ये जो पॉलिसी अडेयर नहीं हो रही या इतनी ओवर रेगुलेशन से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मल्टीनेशनल्स जो कि इन्वेस्टमेंट लाती हैं, नए मॉलिक्यूल्स लाती हैं, रिसर्च लेके आती हैं, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो 25 मल्टीनेशनल थी वो अब पाकिस्तान में 4 रह गई हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके जा रही हैं, और अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो अगले 1-2 साल में 2 या 3 या वो भी चली जाएंगी। और नेशनल इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है कि देखें पाकिस्तान की जो नेशनल इंडस्ट्री है, हम माशाल्लाह 95% जो अद्वियात हैं ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम आप ये देखें कि जो यंग जनरेशन है, जो बीएससी करके लोग आ रहे हैं या जो बी फार्मेसी करके आ रहे हैं, वो सबसे हम लोग यंग लोगों को सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। अब जब ये प्रेशर पड़ रहा है तो नेशनल कंपनीज़ भी अपने लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया है, वो लोगों को फारिग कर रही, क्योंकि इस काबिल ही नहीं हो रहा है कि उनको तनख्वाहें दे सकें, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। तो इसका हल सिर्फ यही है कि ये हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। मुझे शॉर्टली बताइएगा कि 24 करोड़ आवाम का ये मसला है और अभी तक ये हल नहीं हो पा रहा, तो अदालतों के भी तो दरवाजे खुलें, क्या उस तरफ भी सोचा है? देखें, ये फौरी तौर पे हल होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, और इसके ऊपर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं तो कराची चैप्टर से ताल्लुक़ है, ये हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर जो है इस्लामाबाद, उसने भी इस चीज़ को बेइंतहा के ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस चीज़ में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ना सिर्फ ये कि इस चैप्टर में, बल्कि उसकी और भी जो ड्यूटीज़ हैं उसको भी आप देख लें। कोई आम प्रिस्क्रिप्शन पे बंदा जाता है, उसको दवा मिल जाती है, हालांकि वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई उस पर मिलनी चाहिए। इसको कौन रेगुलेट करेगा? ये ड्रग रेगुलेटरी, वहाँ पे जाली अद्वियात जो हैं जो लोग सेल कर रहे हैं उसको कौन करेगा? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी एफिशिएंसी दिखाए और जाए सैंपल वहाँ से पिकअप करे। मुझे डॉक्टर नैयर साहिबा, आप सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी यही है कि पाकिस्तान में इदारे भी मौजूद हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं, लेकिन ये हेल्थ सेक्टर ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ बांधे हुए हैं। अच्छा देखिए उमर, मैं सबसे पहले तो जैसे भी तौकीर साहब ने बात की इंडिया और बांग्लादेश की, देखें मैं ख़ुद भी डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि इंसुलिन की कमी कितनी पेशेंट्स को कितने प्रॉब्लम्स दे रही है। देखिए बात ये है कि हम जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ ना, हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा रहे। अगर हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त पैरालिसिस में, वीकनेस में, हमें इसको पैरालिसिस से रोकना है ना, हम जा रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है वो वहाँ 6.5 ग्लोबली है, पाकिस्तान में 29.18% है, हम इसके सलूशन की तरफ नहीं जा रहे। देखिए इसका रीज़न, सबसे पहले तो हमें ग्रास रूट रीज़न जानना पड़ेगा ना। देखें इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल, तौकीर साहब मुझे सेकंड करेंगे कि जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर फार्मास्यूटिकल का 46% वो यूएस के पास है, पूरा ग्रैब किया है उसने फार्मास्यूटिकल का 46%। और इंडिया जो उसके हाफ भी मार्केट शेयर नहीं है, 20% से भी उसका लेस 19-20% है, लेकिन उसको किंग ऑफ फार्मास्यूटिकल की कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो हैं वो अपने आप वो डिपेंडेंट नहीं है कि इंपोर्ट होगा तो वो मेडिसिन बनाएंगी। 60-80% वैक्सीन्स इंडिया खुद बना रहा है, आपको ये बात पता है। और वहाँ पे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं जिससे फार्मास्यूटिकल हब्स बन रहे हैं, और उन हब में सिर्फ जो रिसर्च हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि वो जैसे API, तौकीर साहब बताएंगे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए, एक तो फिनिश प्रोडक्ट होती है जो मेडिसिन इंपोर्ट होती है, एक उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम अमूमी तौर पे रॉ मटेरियल कहते हैं। एग्जैक्टली, जैसे API कहें आप टेक्निकल में, या रॉ मटेरियल। तो तौकीर साहब इसी वजह से हमें जो है नुकसान हो रहा था, यानी फार्मा इंडस्ट्री। तो मैं उमर जरा सा कंटिन्यू कर लूँ। मेरा कहने का मकसद ये कि हम इस बात का क्यों इंतज़ार करें कि हम अदालतों को जाएँ। ठीक है, ओके, अभी हम एज ए ट्रीटमेंट बेसिस के ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको रोकना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, हमारा फार्मास्यूटिकल हब इस तरह से बने जिसमें गवर्नमेंट के इदारे जो हैं हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें कि हम खुद इंडिपेंडेंट हों। हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जी वो इन्फ्लेशन रेट कहाँ गया है या इकोनॉमिकल क्राइसिस हो। हम खुद, अब देखें, हम जो आपको पता है जो इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया खुद इतना जनरेट कर रहा है कि वो अपने भी प्रोडक्ट्स बना रहा है और दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें सबसे पहले तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि हम इतना इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हमारी फार्मास्यूटिकल को इंपोर्ट से जितना जल्द से जल्द उस सर्कल से निकलें उतना बेहतर है। ठीक है, मैं तौकीर साहब आपसे यही पॉइंट सामने रखना चाहता हूँ सवाल की सूरत में कि हमारा पड़ोसी मुल्क वो तो इतना आगे निकल चुका है कि रॉ मटेरियल की गालिबन उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी इंडस्ट्री बैठ जाती है फार्मा की अगर हमारी LCs ना खुलें या फिर वो रॉ मटेरियल ना मिले। तो क्या रिसर्च नहीं हुई, इनोवेशन नहीं हुई इस फील्ड में, या इसके पीछे भी कुछ और एजेंडा रहा है? देखें, इससे आइडियल चीज़ क्या हो सकती है कि आप API ख़ुद मैन्युफैक्चर करने लगें, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये आज अगर हम सोचेंगे तो ये शायद 10 साल में जाके ये चीज़ हो। अभी भी तकरीबन 10% के करीब रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बन रहा है, लेकिन 90% रॉ मटेरियल है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया की एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो इंडिया में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इतनी ओवर रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि 2001 से 2013 तक तो प्राइस फिक्स रही, डॉलर 60 रुपए का था, और उसके बाद 2013-14 तक प्राइस इंक्रीज़ ही नहीं मिली। तो जब तक पहले आप अपनी जो इंडस्ट्री है ना, क्योंकि अगर आपने रॉ मटेरियल खुद बनाना API करना उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्राइस ही नहीं मिलेगी, आप मेडिसिन जो है वो दे नहीं पा रहे, 262 अद्वियात 11 महीने से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे कि जब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, आप एनर्जी को देख लें, 110% से पिछले 6 महीने में 110% बिजली के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ जो हैं वो 32,000 पे कर दी गवर्नमेंट ने। हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है और आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी और प्लैनेट पे, जहाँ पे ना तो डॉलर का रेट चेंज हो रहा है और ना ही इन्फ्लेशन हो रही है। तो पहली जो है ना, अगर ये बहुत अच्छा ड्रीम है कि हमें ये खुद कफ़ील होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को, जिस तरह इंडिया ने आज से 20 साल पहले ये कहा कि जी हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है, उन्होंने इतनी इंसेंटिवाइज पॉलिसी दी इंडस्ट्री को इंडिया में, उस और डीरेगुलेट किया हुआ है प्राइसिंग को। उनका रोना प्राइसिंग और उस पर नहीं था, उनका ये था कि जी हमें रॉ मटेरियल खुद बनाना है और हमें एक्सपोर्ट करनी है। आज इंडिया $28 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और हम सिर्फ $300 मिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस हकीकत को तस्लीम करे, अगर आप इसी तरीके से ओवर रेगुलेट करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, उनको फलने फूलने नहीं देंगे, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगी। अभी तो अगर एक स्टेबल पॉलिसी आ जाए, और इस वक्त जो है ना हमारा जो ड्रग लॉ है वो भी 1976 का बहुत पुराना हो गया, दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कोलैबोरेटिव अप्रोच फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जो है वो गवर्नमेंट बैठ के हर चीज़ को इम्प्रूव करे, तब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पहला जो इमीडिएट जो इस वक्त क्राइसिस है, पहले उसको रिजॉल्व किया जाए, फिर सोचा जाए कि भाई दुनिया में जिस तरह अगर मुझे ये बता दें कि इस तरह करने से कि पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट ना हो, आप प्राइसेस भी ना दें, लोग मारे फिर रहे हैं, इस तरह बता दें कि दुनिया में कहीं ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ और वहाँ जो है ना वो अद्वियात अवेलेबल हो गई हों। बिल्कुल, आपने तो वजह फरमाया कि इमीडिएट क्राइसिस को इस वक्त हमें खत्म करना होगा। सबसे महंगी दवा वो है जो मिल नहीं रही।
सबसे महंगी दवा वो है जो मिल नहीं रही। लेकिन जाते जाते ब्रेक पे ये मेरा एक सवाल है और ब्रेक से वापस आके इसका जवाब लेंगे और कुछ यहाँ पर जो हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं उनकी ज़बानी भी ये सवालात जो है अपने पैनलिस्ट के आगे रखेंगे कि अगर अद्वियात मिल नहीं रही तो फिर सबसे महंगी दवा वो क्यों बन जाती है जो नहीं मिल रही, और फिर वो आखिर मिल कहाँ से रही है? या तो वो बिल्कुल ही नहीं मिले, और अगर वो मिल रही है तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि उसे जानबूझ के शॉर्ट किया गया है, उसे ब्लैक प्राइसेस पे बेचने के लिए कहीं उसे छुपाया गया है? और अगर ऐसा है तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इस पर बात होगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सवाल है पाकिस्तान का।